स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू पीएससी फॉर सीबीएसई। और स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो हमारा हिंदी का चैप्टर 6 है जिसका नाम है प्रेमचंद के फटे जूते, उसकी समरी को। तो इस चैप्टर में डिटेल में मैं आपको प्रेमचंद के फटे जूते इस पूरे लेसन को समझाने वाली हूँ कि आखिर इस लेसन की स्टोरी क्या है और इसके राइटर क्या हैं और बेसिकली इस स्टोरी के माध्यम से राइटर हम तक क्या पहुँचाना चाहते हैं, इसके थ्रू हमें क्या शिक्षा देना चाहते हैं। सो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो कंप्लीट हिंदी के सिलेबस के लिए और साथ ही साथ अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के सिलेबस की स्टडी के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी यूजफुल वीडियोस आप तक इजीली पहुंचती रहें। यहाँ से ना आपका केवल हिंदी का सिलेबस मैं कंप्लीट कराऊंगी, साथ ही साथ आपका इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, साइंस का, ऑल सब्जेक्ट्स का सिलेबस आप इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। हमारे डिफरेंट टीचर्स आपके जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स को स्टडी आपकी कराते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और इसके अलावा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपका कोई भी डाउट है बच्चों तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ताकि आपके कमेंट का रिप्लाई हो सके और उस पर हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। तो चलिए देख लेते हैं प्रेमचंद के फटे जूते की समरी। तो देखो यहाँ पर इस लेसन को लिखा है हरिशंकर परसाई ने। हरिशंकर परसाई ने जब इस लेसन को लिखा तो इसके माध्यम से वो क्या बताना चाहते हैं ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं ये बेसिकली निबंध विधा में लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो निबंध विधा में लिखा गया है इसका आप संक्षिप्त परिचय देखिए कि संक्षिप्त शॉर्ट में देखते हैं कि इस लेसन के अंदर क्या चीज़ है। तो यह एक व्यंग्य रचना है। व्यंग्य का मतलब जब हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य करते हैं, सटायर करते हैं, ठीक है। तो इसमें लेखक ने प्रेमचंद के फटे जूतों के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक विद्रूपता को उजागर किया है। तो फटे जूते के माध्यम से जो प्रेमचंद ने, मुंशी प्रेमचंद ने फटे जूते पहने थे उसके माध्यम से जो हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विद्रूपता को उजागर किया और इसमें लेखक की जीवन के प्रति सादगी की भावना भी झलकती है। चलो अब देखते हैं हम गाइस कंप्लीट पाठ का सार, यानी इस लेसन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो देखो लेखक के सामने प्रेमचंद्र का एक चित्र है। बेसिकली इसमें क्या हुआ, जो हरिशंकर परसाई हैं उन्होंने लेखक मतलब किसका, प्रेमचंद का। तो हरिशंकर परसाई जी ने प्रेमचंद का, मुंशी प्रेमचंद बहुत बड़े और बहुत ही फेमस जो है निबंधकार है, बहुत ही फेमस कलाकार हम एक तरीके से इनको कह सकते हैं। तो हरिशंकर परसाई के सामने प्रेमचंद्र जी का जो है एक चित्र है, प्रेमचंद जी का। और ये इस चित्र में देखो क्या है, उन्होंने जो है यानी मुंशी प्रेमचंद ने पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचवाया है, ठीक है। वो पत्नी के साथ फ़ोटो है और अब उस फोटो के बारे में हमारे जो है लेखक बताते हैं, वो कहते हैं कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी है और कुर्ता धोती इन्होंने पहन रखी है। किसने पहन रखी है, प्रेमचंद जी ने पहन रखी है। कौन बता रहा है, हरिशंकर परसाई, यानी जो लेखक हैं वो हमें बता रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद्र का एक चित्र है यानी फ़ोटो है मेरे सामने और इस फोटो में उनकी पत्नी के साथ उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया है और इस फोटो में उन्होंने सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहनी हुई है, इसके अलावा धोती और कुर्ता पहना हुआ है। गालों की हड्डियाँ उभरी हुई हैं और घनी मूँछों से चेहरा उनका भरा भरा सा लगता है क्योंकि उनको जो चेहरे पर मूंछें हैं वो काफ़ी भरी भरी हैं। पाँव में उन्होंने कपड़े के जूते पहने हैं जिनके फीते जो है बेतरतीब से बंधे हैं। मतलब वो मुंशी प्रेमचंद ने जो है पैर में जूते पहने हुए हैं लेकिन फीते भी ऐसे ही उल्टे सीधे उसके बंधे हुए हैं। अब देखो लेकिन इस चित्र को यानी इस फोटो को देखते हुए लेखक की जो नज़र जाती है वो जाती है उनके दाहिने पाँव का जो मतलब जूता है वो तो ठीक है, लेकिन उनकी जो नज़र गई उनके बाँव पैर के जूते पर गई और उस बाँव पैर के जूते पर क्या था, बाएं पैर के जूते पर एक बड़ा सा छेद हो गया था। तो ये चीज़ किसने नोटिस की, ये चीज़ नोटिस की हमारे लेखक ने। और लेखक ने देखा कि इस फोटो में मुंशी प्रेमचंद के बाएं पैर के जूते में बड़ा सा छेद हो गया है और जिससे उनकी उंगली बाहर निकल आई है, उसकी उंगली दिख रही है। मतलब फोटो में देखो, आप इमेजिन करो कि मुंशी प्रेमचंद ने कितना सादगी से फोटो खिंचवाया कि उस फोटो में जो उनके बाएं पैर का जूता है वो फटा हुआ है और उससे उनकी उंगली बाहर दिख रही है। क्या आप कभी सोच सकते हो, क्या आप ऐसी हिम्मत कभी करोगे कि आप जब फ़ोटो खिंचवाओ तो भाई इस तरीके से आप फ़ोटो खिंचवा लो कि आपके फटे हुए जूते में से आपकी उंगलियां चमक रही हों, दिख रही हों, है ना। तो इससे बेसिकली पता चलता है कि मुंशी प्रेमचंद कितने सादगी भरे इंसान थे। अब देखो लेखक यहाँ पर बार बार कुछ ना कुछ चीज़ें सोचेगा और खुद ही उनका आंसर देखा। लेखक की नज़र इसी फटे जूते पर अटक गई। लेखक सोचता है कि जब फ़ोटो खिंचवाने के लिए ये पोशाक है तो सामान्यतः
पहनने वाली कैसी होगी। भाई देखो, जब आप कभी कोई फ़ोटो खिंचवाते हो तो अपना बेस्ट वाला लुक देते हो, है नहीं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना कि जब आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो अपनी तरफ से कोशिश करते हो सबसे बेस्ट वाला लुक आप दो। तो यही चीज़ जो है लेखक सोचकर उनके दिमाग में खटक रही है कि जब फ़ोटो खिंचवाने में मुंशी प्रेमचंद ने इतना मतलब फटा हुआ जूता पहन रखा होगा, तो उनकी डेली लाइफ जो उनकी नॉर्मल लाइफ है उसमें वो कितना ज़्यादा सादगी से रहते होंगे, या फिर वो ज़िंदगी उतनी उनकी जो है कितनी दुर्दशा भरी होगी। यहाँ पर फिर लेखक कहते हैं लेकिन लगता है कि इस आदमी की पोशाकें जो हैं वो अलग अलग नहीं होंगी। तो देखो, पहले तो खुद ही सोचा लेखक ने कि जब फ़ोटो में ऐसे मतलब इस कंडीशन में इन्होंने खिंचवा लिया तो इनकी नॉर्मल लाइफ कैसी होगी। लेकिन फिर खुद ही अपने आप को ये जवाब दे रहे हैं सोचते सोचते कि हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जो है बहुत ही सिंपल लिविंग वाले इंसान हो, है ना, कि बस जो रोज़ में पहनते हैं वही फ़ोटो में खिंचवा लिया, तो हो सकता है इनको दिखावा ज़्यादा पसंद ना हो। ठीक है, तो आगे वो कहते हैं कि इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यानी प्रेमचंद की जो है सादगी यहाँ पर झलकती है। हो सकता है वो ज़्यादा दिखावे में बिलीव ना करते हों। फिर आगे वो सोचते हैं कि लगता है कि प्रेमचंद को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनका जूता फट गया है और उससे उनकी उंगली बाहर निकल रही है और ज़बरदस्ती वो मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर लेखक आगे देखो खुद ही सोचते हैं उनके फ़ोटो को देखकर कि हो सकता है मुंशी प्रेमचंद ने ध्यान ना दिया हो कि उनका जो है पैर का जूता फट रहा है और बस ऐसे ही वो उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया। उसे जूते के फटे होने पर कोई लज्जा का अनुभव नहीं हो रहा है। आगे देखो लेखक ये कहते हैं कि शायद मुंशी प्रेमचंद को जो उनका जूता फटा है उस पर उन्हें कोई शर्मिंदगी वाली बात उनको जो है नहीं लग रही है। ठीक है, आगे है हमारा, जब फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के हिसाब से उन्होंने जो है अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मतलब बस देखो, कहने से अपना ऐसी फ़ोटो खिंचवाने को तो खड़े हो गए और फोटोग्राफर ने कह दिया होगा कि रेडी प्लीज़, और अपना बस ऐसी उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया, थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कुराहट ला दी। और ऐसा प्रतीत होता है कि तुम लाने की कोशिश कर रहे हो। किसको बोल रहे हैं यहाँ पर लेखक? ये बोल रहे हैं प्रेमचंद जी को, कि ऐसा लगता है फोटोग्राफर के कहने पर तुमने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाने की कोशिश की होगी। फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू कह दिया होगा और फोटोग्राफर भी ये सोचता होगा कि भाई कैसा आदमी है जो फटे जूते पहनकर ही फोटो खींचवा रहा है। तो देखो यहाँ पर लेखक ने बहुत सारे सवाल उठा दिए और फिर खुद ही उनका वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही खुद से ही। अब आगे है कि लेखक का प्रेमचंद को परामर्श है कि यदि फ़ोटो खिंचवाना था तो ठीक से जूता पहन लेते या फ़ोटो खिंचवाते ही नहीं। आगे देखो लेखक ये सोच रहे हैं कि भाई इनको ऐसा करना चाहिए था कि अगर फ़ोटो खिंचवाना था ना तो अच्छे खासे ठीक ठाक से जूते पहन लेते, नहीं तो मत खिंचवाते फ़ोटो। फिर इन्होंने सोचा आगे, पर हो सकता है कि वे पत्नी के आग्रह को टाल नहीं पाए हों। भाई हो सकता है उनकी बीवी ने उनसे कहा हो कि फ़ोटो खिंचवा लो और वो मना नहीं कर पाए हों और इसलिए फ़ोटो खिंचवाने आ गए हों। मगर ये बात कितनी ट्रेजेडी है, मतलब कितने दुख की बात है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूता तक ना हो। अब देखो आगे फिर लेखक सोच में पड़ गए। उन्होंने सोचा कि कितना बड़ा दुख की बात है वाकई में कि कोई इंसान फ़ोटो खिंचवाने जा रहा है और उसके पास ठीक से जूते भी नहीं हैं। शायद तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, वरना फ़ोटो खिंचवाने के लिए किसी से जूता मांग लेते। अब देखो आगे लेखक ये कह रहे हैं प्रेमचंद से, मतलब सोच रहे हैं कि शायद प्रेमचंद को फ़ोटो खिंचवाने का महत्व ही नहीं पता हो, है ना। लोग अपना बेस्ट लुक देते हैं फ़ोटो में और बेचारे बस ऐसे ही जो है उन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिए। अगर उनको महत्व पता होता तो वो किसी से उधार जूता ले लेते। ठीक है, चलो तो आगे वो कहते हैं लोग तो मांगे कोट से वर दिखाई कर देते हैं। मतलब लोग तो कोट मांग के जो है अपना दूल्हे तक बन जाते हैं, शादी तक कर लेते हैं दूसरे उससे कोट जो है उधार लेकर के, और फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है व्यंग। अब देखो हंसते हुए लेखक कहते हैं कि लोग तो दूसरे की बीवियां तक ले लेते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, और कई लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं। कितने लोग ऐसे होते हैं कि अपना परफ्यूम लगा के तब फ़ोटो खिंचवाते हैं, उन्हें लगता है कि इससे फ़ोटो में भी खुशबू आ जाएगी। तो यहाँ पर देखो व्यंग करते हैं हमारे लेखक, कहते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं कि परफ्यूम खूब सारा छिड़क के तब फ़ोटो खिंचवाते हैं। उनको लगता है कि शायद मतलब फ़ोटो से खुशबू आएगी, पर ऐसा थोड़ी होता है। इसका मतलब लोग क्या करते हैं, अपना खूब अच्छा तरीका अपनाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए, अपना बेस्ट से बेस्ट लुक देते हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए। और मुंशी प्रेमचंद बेचारे ऐसे ही आ गए, उन्होंने ऐसे ही फ़ोटो खिंचवा लिया। चलिए आगे देखो क्या है। टोपी 8 आने में मिल जाती है, पर उस ज़माने में भी जूता 5 रुपये से कम नहीं रहे होंगे। अब देखो यहाँ पर आगे हरिशंकर परसाई कहते हैं कि टोपी तो 8 आने में मिल जाती है, लेकिन उस ज़माने में जूते भी कम से कम 5 रुपये के रहे होंगे, इससे कम के नहीं होंगे, जबकि काफ़ी पुराने ज़माने की बात है। और जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है।
ठीक है। तो जूते आपने देखा होगा आजकल भी बहुत महंगे होते हैं। अगर आप अच्छे ब्रांडेड कंपनी वगैरह के लो तो मतलब ब्रांडेड जूते अगर आप शूज़ लेते हो तो काफ़ी महंगे होते हैं वैसे जूते, और कितनी बार ऐसा होता है कि आपके टोपी से भी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब प्रेमचंद का फटा जूता देखकर उस महान कथाकार की दशा पर उसे तरस आता है। तो देखो प्रेमचंद जी ने जो ये जूता पहन रखा है जिससे इनके पैर की उंगलियां तक चमक रही हैं, इनके जूते को देखकर जो ये लेखक हैं हरिशंकर परसाई, उनको बड़ा तरस आ रहा होता है उन पे कि भाई कितना इनकी कंडीशन ख़राब थी, मतलब किस तरीके से इन्होंने फ़ोटो खिंचवा लिया। जब फ़ोटो में इनके ऐसे हालात थे तो रियल लाइफ में कैसे होंगे। आगे लेखक देखो अपने आप से कहते हैं कि वैसे मेरा यानी लेखक का, ठीक है, वैसे लेखक का जूता भी कोई अच्छा नहीं है। वो कहते हैं मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, भले ही यह ऊपर से अच्छा दिखाई देता हो, अंगूठे के नीचे से उसका तला फट गया है पर उंगली टिकी है। तो देखो ये बता रहे हैं कि जूते तो मैंने भी कुछ खास नहीं पहन रखे, ऊपर से तो ठीक है लेकिन अंगूठे के नीचे से इनका तला फट गया है पर मेरी उंगली टिकी है। मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, शायद तुम नहीं। अब पर्दे का क्या मतलब है, जैसे कि जो मुंशी प्रेमचंद है उनका तो आगे से ही फट गया है, उंगलियाँ बाहर दिख रही हैं, लेकिन उनका तलवा जो है पैर का नीचे का तला वो सेफ है। लेकिन यहाँ पर लेखक कहते हैं कि मैं पर्दे का महत्व जानता हूँ, मतलब मैंने इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मेरा जो जूता है वो आगे से ना फटे, भले ही वो नीचे से फट जाए। शायद मुंशी प्रेमचंद इस चीज़ को ना जानते हो। तो आगे वो कहते हैं तुम तो अपना फटा जूता शान से पहने हो, मैं तो ऐसा नहीं पहन सकता। तो देखो लेखक कहते हैं कि भाई बड़ी हिम्मत की बात है कि प्रेमचंद जी ने अपना फटा जूता इतने आसानी से पहन रखा है, मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। तो देखो आगे वो सवाल करते हैं कि आखिर प्रेमचंद जी ने ये फटा जूता, मतलब इनका जूता फट कैसे गया, कैसे फट गया। तो एक के बाद एक कई सवाल इनके मन में आते हैं, लेखक के मन में, और ये सोचते हैं कि कैसे उनका जूता फट गया होगा। तो ये कहते हैं कि प्रेमचंद की विभिन्न रचनाओं के मुख्य पात्रों का नामोल्लेख करते हुए बताता है। तो देखो जो प्रेमचंद ने बहुत बड़ी बड़ी रचनाएं रची हैं, ठीक है, जैसे कि गोदान हुआ और आपका इनका कई सारे ऐसे मतलब इनकी रचनाएं हैं जो काफ़ी फेमस हैं। तो उनके जो फेमस मतलब उनके जो पात्र हैं उनका नाम लेते लेते, उनके नामों से उदाहरण देते देते यहाँ पर ये सोचते हैं, कोशिश करते हैं जानने की कि आखिर प्रेमचंद जी का जूता कैसे फटा होगा। तो यहाँ पर प्रेमचंद की जो विभिन्न रचनाएं हैं उनके मुख्य पात्रों के नाम लेते हुए जो लेखक है वो कहते हैं और सवाल करते हैं कि भी तुम्हारा जूता आखिर कैसे फट गया। या तुम बनिए के तगाते से बचने के लिए 2 मील का चक्कर लगाकर घर पहुंचते रहे कि भाई क्या तुम ऐसा तो नहीं करते थे कि कहीं तुम पर तकादा आ जाए, बनिया मतलब जिससे उधारी ले रखी होगी, कि उसके तकादे से बचने के लिए 2 मील का चक्कर लगाकर तुम किधर और से निकल के आते हो, इसलिए तुम्हारा जूता फट गया। या फिर ये आगे कुछ सवाल करते हैं कि भाई पर चक्कर लगाने से तो जूता नहीं फटता, नीचे से घिस जाता है। चक्कर लगाने से क्या होता है, जूता हमारा नीचे से फटेगा, ऊपर से थोड़ी फटेगा, ना सामने से घिसेगा। तो आगे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं कि आगे बताते हैं कि जो कवि कुंभन दास जी थे ना, तो कवि कुंभन दास उनका जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था और हरि का नाम अलग से भूल गया। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम ज़्यादा चलते हैं तो जूता हमारा तली से फटता है, नीचे से फटता है। लेकिन जो प्रेमचंद हैं उनका जूता आखिर आगे से कैसे फटा। तो देखो यहाँ पर इन्होंने कई सवाल किए हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन ये पूछते जा रहे हैं और खुद ही उनका आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। अब नीचे है देखो लेखक को क्या लगता है। आगे लेखक सोचते हैं, ये सारी चीज़ें लेखक कब सोच रहे हैं, बस उस फोटो को देखकर ही ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं कि इन्होंने फटा जूता क्यों पहना और इनका जूता आखिर फट कैसे गया। आगे लेखक कहते हैं उनको लगता है कि तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कि हो सकता है कि तुम किसी सख्त चीज़ में ठोकर मारते रहे हो और ठोकर मार कर तुमने अपना जूता फाड़ लिया हो, या तुमने रास्ते के किसी टीले पर अपना जूता आजमाया होगा। तुम चाहते तो उससे बचकर भी निकल सकते थे, पर ये तो समझौते वाली बात हो जाती और तुम समझौता करते नहीं थे। तो देखो यहाँ पर लेखक ने एक बहुत ही एक दिल को छूने वाली बात कही है और साथ ही साथ एक बहुत सीख देने वाली बात हमारे सामने प्रस्तुत की है। वो कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ में ठोकर मारते हैं, ठोकर मारने का मतलब मान लो हमारे सामने समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, तो हम क्या करेंगे, उनका सामना करेंगे तो क्या होगा, सामने से हम पर जो है मतलब
परेशानी भी आ सकती है। तो ये कहते हैं कि तुमने जो तुम्हारे सामने परिस्थितियाँ थीं, परेशानियाँ थी, चुनौतियाँ थीं, शायद उन चुनौतियों का सामना कर के ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया हो। और तुम तो वरना तुम चाहते तो रास्ते के किसी टीले पर भी अपना जूता आजमा लेते। तुम चाहते तो उन परिस्थितियों से, उन परेशानियों से बचकर भी निकल सकते थे, लेकिन ये तो तुम्हारे लिए समझौते वाली बात हो जाती। और तुम तो समझौता करने वाले इंसान नहीं थे। तुम्हारे पाँव की उंगली, यानी मुझे, लेखक को, अब जो ये तुम्हारे पाँव की उंगली है ना, आगे से जो फटा हुआ है तुम्हारा जूता और उससे जो उंगलियां तुम्हारी दिख रही हैं, ये मुझे ये संकेत करती हैं, लेखक कह रहे हैं कि मुझे ये संकेत करती हैं कि ऐसा लगता है जिसे तुम घृणित समझते हो, उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से संकेत करते हो। और मैं तुम्हारी उंगली का इशारा समझता हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को भी समझता हूँ। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि इस चित्र में जो प्रेमचंद हैं, उनके चेहरे पर एक तसल्ली वाली मुस्कुराहट है। मतलब ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा हंस रहे हैं इस चित्र के अंदर वो, या बहुत ज़्यादा दुखी लग रहे हैं। एक तसल्ली वाली जो मुस्कुराहट होती है ना, एकदम बिल्कुल शांत वाली, वो हल्की सी मुस्कुराहट इनके चेहरे पर थी। मतलब ये अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाई थे। ऐसा नहीं था कि मतलब कोई शिकन इनके माथे पर दिखाई देती। तो कहते हैं कि तुम्हारी जो पैर की उंगलियां हैं जो उस जूते से बाहर झांक रही हैं, वो मुझे कहीं ना कहीं ये संकेत कर रही हैं कि परिस्थितियों से लड़ना सीखो। अगर हम लड़ेंगे तो हमें हल्की फुल्की चोट भी लगेगी और हम लड़कर ही कुछ चीज़ हासिल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं आगे कि जब हम परिस्थितियों से लड़ते हैं तो इस तरीके से क्या होता है भाई, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि हो सकता है तुम जो है ठोकर मारते मारते चल रहे हो। अच्छा, अगर हमारे रास्ते में कोई ढीला आता है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो हम उससे बच करके निकल जाएं, ठीक है, या तो हम उससे बच करके निकल जाएं, या फिर उससे जो है सामने से उसको ठोकर मारकर आगे बढ़े। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि मुंशी प्रेमचंद जो है बचकर निकलने वाले इंसान नहीं थे, वो परिस्थितियों का और परेशानियों को टालते हुए, मतलब उनका सामना करते हुए आगे बढ़ने वाले इंसान थे। तो बहुत अच्छी सीख लेखक दे रहे हैं। और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी उंगलियों का इशारा समझ रहा हूँ और तुम्हारी व्यंग्य मुस्कान को भी समझता हूँ। मतलब जो तुम्हारी उंगलियाँ दिख रही हैं इस अंगूठे मतलब इस जूते से, वो कहीं ना कहीं मुझे संकेत कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं हम सभी को संकेत कर रही है कि परिस्थितियों से लड़ना सीखो, ना कि समझौता करना। परेशानियों को देखकर बचकर ना निकलो, बल्कि उनका सामना करो, उनसे डटकर मुकाबला करो। और वो कहते हैं कि लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो। और देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है, लेखक कह रहे हैं कि तुम जो ये हल्का सा मुस्कुरा रहे हो ना इस चित्र में, ऐसा लग रहा है मानो कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, क्योंकि हम उंगली छुपाए और तलवा घिसाए चल रहे हैं। देखो कितनी बड़ी बात है, हम सभी उंगली छिपा रहे हैं और तलवा घिस रहे हैं। उंगली छुपाने का क्या मतलब है कि हम परिस्थितियों से नहीं लड़ रहे हैं, हम परेशानियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि रास्ता बदल लेते हैं अपना। अगर हम भी परेशानियों से लड़ेंगे तो हमारा जो जूता है वो सामने से घिसेगा, मतलब हमारा जूता ऊपर से घिसेगा, ना कि नीचे से। नीचे से कब घिसता है, जब हम जो है लंबा रास्ता लेते हैं। हमारे सामने कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, उससे बचकर निकलते हैं, और बचकर निकलते हैं तो वो रास्ता हमारा लंबा हो जाता है। और अगर हम उस समस्या का सामना करते हुए चले तो फिर हमारा जो जूता है वो ऊपर से घिसता है। तो देखो कितनी व्यंग्य की बात है जो लेखक ने यहाँ पर समझाई है। तो ऐसा लगता है कि तुम हम सभी पर हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, और ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि तुम तो ठोकर मार मार कर तुम लोग तो अपना जूता फाड़ लिया है तुमने, और तुम्हारी उंगली बाहर निकल रही, पर पाँव बचा रहे हो और मैं चलता रहा। तुमने अपना पैर बचा लिया और मैं चलता रहा, मगर तुम अपनी उंगली को ढकने में जो है उंगली को ढांकने की जूता में तलवे का नाश कर रहे हो। मतलब तुम आगे से खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो, लेकिन इस चक्कर में तुम्हारा जो तलवा है वो घिसता चला जा रहा है और इससे तुम आगे चल नहीं पाओगे। इस तरीके से तुम जो है समस्याओं को टालते हुए उनसे बचकर दूसरा रास्ता अपना कर निकल रहे हो, तो इस तरीके से तुम परेशानियों को दूर नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद की जो फटा जूता है, प्रेमचंद के जो फटे जूते हैं, उनके इस चित्र को लेकर के ही लेखक ने इतना बड़ा ताना बाना बोल लिया। एक के बाद एक पहले उन्होंने परिस्थिति जो है क्रिएट की, फोटो देखा कि भाई क्यों इनका जो है ये मतलब जो जूता है आगे से क्यों फटा होगा, ठीक है, क्यों फटा होगा, और इनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट है इसमें इतना ज़्यादा सुकून क्यों है, इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन का भाव क्यों दिख रहा है। तो एक के बाद एक क्वेश्चन इन्होंने खड़ा किया, फिर खुद ही उसका जवाब ये देते चले गए। कौन देते चले गए? हरिशंकर परसाई जी, जो लेखक हैं इस पाठ के, और एक फ़ोटो के माध्यम से उन्होंने तत्कालीन सामाजिक विद्रूपता को उजागर किया और हमें भी कहीं ना कहीं समझाने की और सिखाने की कोशिश की है कि भाई हाँ, परिस्थितियों से लड़ना सीखो, ना कि उनसे बचकर निकलना सीखो।
ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने सभी कच्चे और पक्के फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें एंड फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस चैनल को कर लें सब्सक्राइब। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बच्चों। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो आई होप आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। एंड गाइज फॉर ऑल CBSE रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। इसके अलावा गाइज अगर आपको डिफरेंट सब्जेक्ट की स्टडी करनी है तो आप मेरे जो है चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर चेकआउट करिए। चलिए सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी आप जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। और प्रॉपर तरीके से आप इनके नोट्स बना लेना ताकि एग्जाम टाइम पर आप इनको रिवाइज कर पाओ। पूरे चैप्टर की ये समरी है और इसी तरीके से आपके क्वेश्चन आंसर ईजिली आप लोग कर पाओगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग इन पाई स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।